हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि सर क्या 90 दिन में हम एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। तो बेटा 90 दिन में आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसका सवाल आपका लेवल ही आपको बताता है ना, कि आप कितने पानी में हो और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। देखो 90 डेज में एनडीए का पूरा सिलेबस तो नहीं खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले 11-12 लेवल तक कितनी अच्छे से पढ़ाई करी है, ये जरूर डिसाइड करता है कि आप 90 दिन में ये क्रैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये काम, है ना। देखो देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक, है ना, यहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, याद रखिएगा। हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। हाँ, एक स्मार्ट वर्क हो सकता है, लेकिन ये उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये याद रखिएगा 90 डेज में। अब देखो आपके पेपर में 90 दिन मोटे मोटे बचे हैं, 90 दिन से थोड़ा सा ज्यादा, आप 100 दिन मान लो, लेकिन 100 दिन की अगर हम बात करें, क्या 100 दिन में आप एनडीए क्रैक कर सकते हो? तो देखो इसका जवाब डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने 90 दिन में रिटर्न निकाल लिया है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे एक एक साल तैयारी करते हैं, रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपने 11-12 तक अपनी कैसी पढ़ाई करी है, ठीक है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। जिन भी बच्चों के कंसेप्ट 11-12 तक एकदम क्लियर होते हैं, बेटा उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है एनडीए पहले अटेम्प्ट में 100 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर क्लियर करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी बताते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको हर एक एरियाज को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। ऐसा नहीं कि मैं ये ज्यादा पढ़ लूँ वो कम पढ़ लूँ, और एक माइंडसेट लेके चलना है। अगर आपने उस माइंडसेट के साथ चले तो 100% आप पेपर को क्रैक कर लोगे, है ना। तो देखो बच्चों, आपके पास 90 डेज हम मान लेते हैं मोटा मोटा, वैसे तो अभी इससे थोड़ा सा ज्यादा दिन है, लेकिन हम 90 डेज मान के चलते हैं, है ना, कि भैया 90 डेज में रोड मैप टू एनडीए, कैसे एनडीए के लिए आप करेंगे। तो देखो एनडीए का जो पूरा का पूरा एग्जाम होता है वो 2 हिस्से में डिवाइड, रिटन प्लस एसएसबी, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ भाई 2 नहीं है, एसएसबी के अंदर स्क्रीन इन है, फिर कॉन्फ्रेंस इन है, फिर आपका मेडिकल इन है, फिर मेरिट इन है, तो वहाँ पे 4 लेवल हो जाते हैं, है ना। और रिटर्न एग्जाम में भी आपका अगर हम बात करें तो बच्चों को लगता है कि यार रिटर्न निकलेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज हम रिटर्न पे ही फोकस करते हैं, एसएसबी के पार्ट को हम किसी अगले वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। जब बेटा हम रिटर्न की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर रिटर्न का सेगमेंट 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, मैथ्स और गैट, है ना, और दोनों में 25% लाना ही जरूरी है, और ओवरऑल आपके पास 35% से ज्यादा नंबर होने चाहिए ताकि आप रिटर्न को अच्छे से क्रैक कर लो। तो इस क्राइटेरिया पर अगर आप चलते हो तो बेटा आप आराम से अपना पेपर निकाल लेते हो, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा इसका सेगमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब लड़कों को या बच्चों को जो भी होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि सर मैथ्स ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैथ्स 120 क्वेश्चन लेके आता है ना, 300 मार्क्स के, ठीक, इसको पार करे में ना आपकी नैया पार नहीं होगी, है ना। लेकिन गैड बेटा आपकी मेरिट बनाता है, याद रखिएगा, गैड जनरेट योर मेरिट्स, और मेरिट्स में रहोगे तो एकदम सेफ रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ो और गैड ना पढ़ो, तो बेटा आप फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों चीजें लेके चलनी है। अब इसमें होता क्या है, जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आपके 6 सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट में से एल्जेब्रा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सेगमेंट ऐसे होते हैं, अगर आपने इसको अच्छे से 360 डिग्री कर लिया है तो बेटा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आराम से नंबर स्कोर कर लोगे। देखो मैथ्स डिफिकल्ट होती है, मेरा हर बच्चे से क्वेश्चन होता है, इज मैथ्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट? तो नहीं, मैथ्स इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना। मैथ्स पढ़ी नहीं जाती, मैथ्स लगाई जाती है। तो जब आप इसे लगाते हो ना तो टाइम लगता है, और उसमें आप थोड़े से लेजी होकर अगर मैथ्स की तरफ फोकस करते हो तो आप लगाते नहीं, सिर्फ देखते जाते हो, और अल्टीमेटली स्टेप पे फंस जाते हो। तो इसीलिए हमेशा मैथ की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैथ्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए। देखो यहाँ पे जो डुएबल एरियाज है, अलजेब्रा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये 4 एरिया ऐसे हैं जिनको अगर आप अच्छे से करोगे तो आप एक सेफ स्कोर पर आ जाओगे, है ना। फिर आप पढ़ो ज्योमेट्री भी और कैलकुलस भी, बट पहले इन 4 टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप एक सेफ स्कोर की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। देखो आपको
एक चीज और है, जब आप पेपर देते हो बेटा तो 120 क्वेश्चंस आपको वहां पर पढ़ के उनमें से कितने करने होते हैं, 70-80 क्वेश्चंस, है ना। 70 क्वेश्चन करने का मतलब एक गुड अटेम्प्ट है। तो 120 में से 70 क्वेश्चन, वो भी 150 मिनट में, ठीक है, करना भी एक कला है। और ये वही कर सकता है जो डेली डेली मैथ्स के कम से कम 50-60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर रहा है। तो पहली चीज, आप पर डे अपनी एक लिमिट सेट करिए कि मुझे इतने मैथ के क्वेश्चन लगा के सोना है ना। सपोज करिए हम 70 क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हो सकता है अभी एक 70 क्वेश्चन करने में आपको बेटा 4 घंटा लग जाए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के साथ इसे 20 दिन कर लोगे तो ये 4 घंटा अपने आप ही 3 घंटा, और अगले 20 दिन में ये 2 घंटे के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रैटेजीज होती है ना। जैसे आपकी एक स्ट्रेंथ होती है, आपकी एक बोल सकते हैं स्टेमिना होता है मैथ्स को लगाने का, वो स्टेमिना आपको इंक्रीज करना है, और वो बेटा तभी इंक्रीज होगा जब आप रेगुलर मैथ्स लगाओगे। तो मैथ्स का सिर्फ एक ही इलाज है कि रेगुलर मैथ की प्रैक्टिस करिए, है ना। और ये सारी चीजें आपको बहुत सारी जगहों में मिल जाएंगी कि कितने एरिया से क्या क्वेश्चन आते हैं क्या नहीं आते हैं, है ना। तो ये सब तो मुझे बताने को आपको बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, देखो अलजेब्रा आपका 25 से 35 क्वेश्चंस को कवर करता है। मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स आपके 5 to 7 क्वेश्चंस को करता है। ट्रिग्नोमेट्री 12 to 15 क्वेश्चन, मतलब अगर आप ये 3 सेगमेंट को कर रहे हो तो आप 50+ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले गए, है ना। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं बेटा ज्योमेट्री 20 to 25 क्वेश्चन। कैलकुलस सबसे मेजर पार्ट है, 30 to 35 क्वेश्चन होता है। स्टैट लगभग 15 to 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। तो मैथ्स में तो बेटा आपको प्रैक्टिस ही करनी है, पर डे प्रैक्टिस करो, ठीक है, आराम से, है ना। ये सोच के रखो कि मुझे मैथ्स के 70 क्वेश्चन लगा के ही सोना है। अब आते हैं गैट के पार्ट पर। जब बेटा हम गैट के पार्ट पे आते हैं तो ये 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, इंग्लिश, साइंस एंड जीके। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, साइंस के 50 क्वेश्चंस, और जीके के भी कितने क्वेश्चंस बेटा, 50 क्वेश्चंस, और इससे आपका 150 एरिया कवर होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग पार्ट होता है इंग्लिश, है ना। इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम देन यू डोंट फेस एनी मोर लेस, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आपको, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के, हिंदी मीडियम से हो, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बेटा, इंग्लिश का प्री डिफाइंड पैटर्न होता है। और इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के, मैं तो उनसे बोलूंगा कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस के मार्क्स आपको मिलने चाहिए, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं बोलूंगा 35 क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलना चाहिए। 40 क्वेश्चन का मार्क्स मिलने का मतलब है 160 नंबर आपके पास होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, आप अटेम्प्ट ज्यादा करो, कट पिट के जो निगेटिव मार्किंग के साथ जो आपको नंबर मिले 40 क्वेश्चन के मिले, ये टारगेट आप सेट करो। और इसके लिए क्या करना है, पर डे इंग्लिश के कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन लगा के सोइए, है ना। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से 30-40 क्वेश्चन लगा के सो, है ना। अब देखो 70 मैथ के हो गए, 60-70 इधर हो गए, 100 क्वेश्चन आपका एक दिन का टारगेट अभी तक आपको मिल गया है। फिर आते हैं बेटा इन सारे एरियाज में, ठीक है, ठीक, इन सारे एरियाज की तरफ बढ़ने से पहले इंग्लिश में देखो ये सेगमेंट्स होते हैं, स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रहेंशन, सिलेक्टिंग वर्ड्स, सेनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डर वर्ड ऑफ सेंटेंस, इडियम एंड फ्रेजेस, है ना। ये सब आपके 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस के सेग्रीगेशन है। इसमें वोकैब का एरिया बड़ा होता है ना। कॉम्प्रहेंशन इजी गोइंग होता है, वो आप कर सकते हो, है ना। तो ये सारे एरियाज एकदम इक्वेलेंट वेट में डिवाइड है ना। 5-10 क्वेश्चन हर सेगमेंट से आते हैं। तो ये सेगमेंट्स कोई परफेक्ट नहीं है कि हाँ किसी से फिक्स आ जाए, कभी इडियम फ्रेजेस आया तो कभी नहीं आया, है ना। तो इसलिए आपको इन सारे एरियाज को लेके चलना है। कभी कभी होमोफोन्स आ जाता है ना। तो नई नई चीजें आपको मिलती रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा इसे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर फिजिक्स की बात करते हैं। तो बेटा फिजिक्स आपका एक, या साइंस की बात करते हैं, साइंस में 3 सेगमेंट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 20 क्वेश्चंस करना बहुत इजी गोइंग है ना। मैकेनिक्स आपका 8 क्वेश्चंस कवर करता है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल 2, हीट आपका 2, इलेक्ट्रिसिटी आपका 6 क्वेश्चन, वेव्स एंड साउंड आपके 2 क्वेश्चंस को कवर करता है बेटा, ऑप्टिक्स आपके 4 to 6 क्वेश्चन को, और मिसलियंस से 2 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। अगर आपने मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स प्रॉपर तरीके से पढ़ रखी है तो आपके पास 16 to 18 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे बहुत प्री डिफाइंड क्वेश्चन आते हैं,
इस एरिया से भी बहुत प्री डिफाइंड क्वेश्चन है, इस एरिया से भी बहुत प्री डिफाइंड क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को करते रहना है और आप आराम से स्कोर कर लोगे। लेकिन ये 3 सेगमेंट अगर अच्छे से पढ़ रखा है बेटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से आपका टारगेट होना चाहिए 20 क्वेश्चन, जो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाइए और इन सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करते चले जाइए, है ना। सेट करिए कि मुझे साइंस के लगभग, फिजिक्स के पर डे 30-40 क्वेश्चंस लगा के सोने हैं, ऑल्टरनेट डे में, पर डे नहीं, ऑल्टरनेट डे में, है ना। ठीक, अब आते हैं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लगता है कि बहुत दिक्कत है, क्योंकि आप जब 12th में होते हो तो आपको केमिस्ट्री बहुत परेशान करता है बेटा, लेकिन यहाँ की केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये डेली लाइफ की एक जनरल केमिस्ट्री है ना। इसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन एक बनता है, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड का एक क्वेश्चन बनता है, मिक्सचर से एक क्वेश्चन बनता है, एसिड बेस सॉल्ट से एक क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, कार्बन एंड कंपाउंड से आपका एक क्वेश्चन हर साल रहता है, केमिकल रिएक्शन से आपका 2 क्वेश्चन तक आता है, ठीक है। और कुछ गैसेज होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो बहुत प्री डिफाइंड गैसेज हैं, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनता है, कभी बनता है कभी नहीं बनता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, इससे कभी क्वेश्चन बनता है कभी नहीं बनता है। प्लस कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, फ्यूल हो गया, सन गैस हो गया, सिन गैस है, सॉरी सिन गैस, सीमेंट, सोप, फर्टिलाइजर, पॉलीमर, डिटर्जेंट, पेंट, ड्राई आइस, पेपर, एक्सप्लोजिव। अब ये सब बेटा जनरल केमिस्ट्री में आता है। ये जो टॉपिक है ना नीचे वाले, ये कम से कम 4 क्वेश्चन बनाता है तुम्हारे पेपर में। कितने? 4 जनरल, 4 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आने, कितने आने बेटा? 15 क्वेश्चन। अब इस 15 में से आपको टारगेट ये रखना है कि मुझे 8 क्वेश्चन सही करने, 8 क्वेश्चन के मार्क्स मुझे मिल जाने, बस ये टारगेट रखना है, जो कि आराम से हो जाएगा। जिस तरह से मैंने टॉपिक का डिवाइडेशन कर रखा है, ये टॉपिक चैप्टर के नेम है ना। और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को आप अलग से देख लेना, है ना। इनको देखोगे तो ये बेटा बहुत फायदे में रहोगे। ये वाले टॉपिक में तो कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन इनमें से तो आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, बड़े प्री डिफाइंड चीज़ों को पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या करना है, पढ़ लो। पढ़ने में मुझे लगता है कि 8 घंटे से ज़्यादा आपका लगेगा ये सब टॉपिक पढ़ने में, फटाफट पढ़ डालिए। फिर क्या करिए, फिर इस पर बेस्ड जो भी एमसीक्यूज हैं उनको लगाइए, है ना। चाहे प्रीवियस ईयर लगा लो, चाहे आप कोई भी एमसीक्यूज की बुक उठाओ और उससे लगा डालो, और आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो पर डे इसके भी 20 क्वेश्चन, ऑल्टरनेट डे में 30 क्वेश्चन इसके भी आप लगाओ, तो आप बहुत फायदे में रहोगे, है ना बेटा। क्लियर है? चलिए, फिर बायोलॉजी। ज़्यादातर बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के लिए तो उनके बायो बहुत टिपिकल हो जाती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है ना। बायो के बेटा अगर हम बात करते हैं तो सेल, बेसिक ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज, है ना, ये दोनों मिलकर 2 क्वेश्चन हर बार कवर करते हैं, ठीक है। फिर ये ह्यूमन सिस्टम्स का जो एरिया होता है, ये 3 to 4 क्वेश्चन को हर साल कवर करता है। टोटल 10 क्वेश्चन आने होते हैं, है ना। फिर तुम्हारा डिजीज वगैरह जो है, ये हर साल एक क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, ठीक है। प्लांट क्लासिफिकेशन, ये 2 क्वेश्चन है, और सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका 2 क्वेश्चंस को बनाता है, सॉरी 1 क्वेश्चन को, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस से 0 to 1 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पे फोकस करना है। आपको 2 चीजें अच्छे से पढ़ लोगे बायो में तो आपका बहुत काम हो जाएगा। पहला, सेल्स एंड टिश्यूज अच्छे से पढ़ डालो। दूसरा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारा, है ना। हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है। इनकी स्टडी कर लो और डिजीज की कर लो, तो लगभग आपको 6 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, आसान सा है ना। इसके लिए आपको लगभग 15 आवर्स स्टडी करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। ठीक, 15 आवर, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए 8 आवर मैंने तब बोला है जब आपका नोट्स बने हैं, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, वो भी 20 आवर्स में हो सकता है ना। ठीक, फिर जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो बेटा ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं करना है ना। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। क्या पढ़ लो? एनसीईआरटी 11th की 2 बुक है
है ना। फिजिकल ज्योग्राफी की अच्छे से पढ़ डालो, आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन वहीं से पुट हो जाएंगे, है ना। अच्छे से पढ़ डालिए। और 12th क्लास में आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, 2 बुक है, उसको पढ़ लो, बचे हुए क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। नॉर्मली आपके पेपर में 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पुट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अर्थ, पृथ्वी, जिसके अंदर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटीरियर ऑफ वर्ल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, है ना। टाइड्स वगैरह ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। फिर आपका विंड से बनते हैं, ओशियन करंट से बनते हैं, फिर डिफरेंट टोपोग्राफीज से बनते हैं। ये सब आपका 11th की बुक को बेटा अगर आप सही से स्टडी करोगे एनसीईआरटी को, तो आपको एक एक क्वेश्चन डिक्टो मिलेगा जो आप पेपर में देखते हो। तो कुछ ना करो, सिर्फ 11th की एनसीईआरटी उठा के पढ़ो, वहां से आपका लगभग 10 to 12 क्वेश्चन बन जाएगा। 11th में 2 एनसीईआरटी है, एक वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, एक इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, उसको पढ़ डालोगे एकदम क्रिस्टल हो जाएगा। फिर अगर टाइम बचे बेटा तो फिर क्या करो, आपको 12th की पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता है, एनसीईआरटी बहुत पतली पतली होती है, हाँ थोड़ी सी कॉस्टली होती है ना। 90 रुपए की एक आती है, 100 रुपए की आती है, तो हो सकता है आप उसे खरीद ना पाए, आपको पाथ फाइंडर या कोई बड़ी बुक चाहिए होती है जो 1000 तक की है, तो वो बुक जो है ये थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है आपके लिए, इसलिए, है ना। लेकिन अगर बेटा एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको पढ़ने के बाद क्या करो, इसके चैप्टर के हिसाब से कहीं पर भी एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दो। जैसे ही आपकी थ्योरी खत्म हो जाए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू करिए। पर डे ज्योग्राफी के भी इसी तरह से एमसीक्यूज लगाइए एक रिलेवेंट मैटर में, है ना। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं मिल पा रहे बेटा, तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर हम रेगुलर एमसीक्यूज डाल रहे हैं, है ना, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो, है ना। लास्ट 90 डेज में प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि अगर आप 90 दिन में निकालना चाह रहे हो बेटा, तो तभी निकलेगा जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो, ठीक है। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन एरा पे फोकस कर लो, एंशियंट में महाजनपद और बुद्धास के ऊपर और गुप्तास के ऊपर फोकस कर लो, और मिडिवल में अगर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर पे फोकस कर लो, है ना। तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटीज पढ़िए, है ना। क्या पढ़िए बेटा, एनसीईआरटी, किस क्लास की, क्लास 11th की, है ना। इसमें 3 बुक है, 1, 2 एंड 3। थीम्स क्या है, थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3 पढ़ लोगे, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो, सॉरी क्लास 12th की पढ़ो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 11th में है। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी। क्लास 12th में जो बेटा है 3 बुक है ना, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, और क्लास 11 में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो भी है आपका वो कहाँ मिलेगा, क्लास 11th की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। बट इतनी ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ना आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आप सिर्फ एक प्री डिफाइंड टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो अच्छे से, और साथ साथ एंशियंट में और मिडिवल में प्री डिफाइंड टॉपिक पढ़ लो। जैसे एंशियंट में आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, है ना, और महाजनपद के बारे में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लो, ठीक है, मौर्यन एम्पायर। मिडिवल में आप विजयनगर एम्पायर को अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा बहुत आप मुगल एरा को पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, यह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, दिल्ली सल्तनत इज गुड फॉर यू, है ना। और मॉडर्न में तो फिर आपको गांधीयन एरा को अच्छे से पढ़ना है, 2 क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो भी पूरा पैटर्न है मॉडर्न हिस्ट्री का, कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, 1857 की वॉर से लेकर 1757 का प्लासी से जो बैटल शुरू हुआ और 1857 के बीच का जो टाइम है, ये 100 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में आपको परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आप धीरे धीरे करते जाओगे तो होता जाएगा। और अगर आप चाहो तो हिस्ट्री के पार्ट को अगर थोड़ा सा निग्लेक्ट भी करोगे तो आप आराम से कर सकते हो, है ना, ठीक। पॉलिटी, हाँ ये फ्री के नंबर है बेटा, इसको गड़बड़ मत करिएगा। पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में आपका बहुत प्री डिफाइन है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा शेड्यूल में क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या है, कौन से पार्ट में क्या है, ये पता होना चाहिए। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स पढ़ाओ, ठीक है। ये सब मिलके आपके पेपर में 2 क्वेश्चन बना देता है ना। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इससे आपके पेपर में 1 क्वेश्चन आता है। फिर ये जो एरिया है ये क्वेश्चन करता है।
और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये एक क्वेश्चन बनाता है। तो कुल मिलाकर आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा इसके लिए नहीं पढ़ना है, 5 से 6 क्वेश्चन के लिए 10 घंटा बहुत है। कोई भी जीके की बुक उठाइए, उसमें जो पॉलिटी दी हुई है उसको उठा के पढ़ डालो, है ना, फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेटा आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, ठीक है। करंट अफेयर्स मैं रेगुलर क्लासेस देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी इसके सारे अपडेट्स आते हैं, है ना। तो आप वहां से जुड़ सकते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम पर, और आपको अच्छी करंट अफेयर मिल जाएगी, है ना बेटा। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो और बाकी आप अगर फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टारगेट एकेडमी के ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो फाइनल जो कंक्लूजन है उसमें क्या है, उसमें देखो तुम्हारा बेटा मैथ्स तो इंपॉर्टेंट है ही है ना। मैथ्स का तो आप डेली, मैंने बोल दिया, टारगेट सेट कर दिया, 60 to 70 क्वेश्चन करके सोना है। अब गैड में मैंने क्या बोला बेटा, गैड में देखो इंग्लिश पे तो फोकस करना है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन तक अप्रोक्सीमेट 40-50 क्वेश्चन पर डे करने हैं, है ना। और साइंस के क्वेश्चन, है ना, ये मान के चलो कि 200 क्वेश्चन एक वीक में करना है। साइंस के 200 से 300 क्वेश्चन एक वीक में करना है, एक वीक में, है ना। एक वीक में करोगे तो ऑन एवरेज बन जाएगा। ये दोनों पार्ट हमेशा बच्चे आपके स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे साइंस के बैकग्राउंड के होते हैं तो साइंस में अच्छे स्कोर कर लेते हैं, है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाना है, क्योंकि साइंस कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है ना। और इंग्लिश भी ठीक ठाक होती है। जो आपका पार्ट लैक करता है वो जीके का होता है। अब जीके में क्या करना है बेटा, जीके में ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर को ही लेके चलो। अगर तुम हिस्ट्री को थोड़ा बहुत निग्लेक्ट भी कर दोगे या हिस्ट्री के सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ोगे तब भी तुम आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट में क्या करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है ना। हर बच्चा इक्वल नहीं होता है, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, अपने उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है जो बेहतर है, उनको एकदम अपग्रेड करके ले जाना है, और वो एरिया जो कम बेहतर है उनको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है। तो आपको ओवरऑल मेहनत करते हुए चलना है। आपकी कमियां आप जानते हो, आपकी शॉर्टकमिंग आप जानते हो, तो आप जितना इस पे मेहनत करोगे, आप अपना दिमाग लगा के इस पे फोकस करोगे, तभी आप अपनी स्ट्रेटेजीज को बना सकते हो। हाँ, मैंने एक आपको जनरल स्ट्रेटेजी बता दी है कि भैया तीनों सेगमेंट को लेके चलना है, और पर डे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर पेपर में 270 क्वेश्चन एक दिन में तुम्हें पढ़ के उस पे से लगभग 160-180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। 5 घंटे का जो टाइम मिलता है आपको 2 पेपर में, तो इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट तभी हो पाएगा बेटा जब आपने रेगुलर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी हो, आपकी रीडिंग हैबिट्स हो, स्पीड हो, और वो तभी होगा जब आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो 90 डेज में मेरा ये मानना है कि एनडीए निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बने हुए हैं तो आप प्रैक्टिस करिए, प्री डिफाइंड चीजें हैं इनको पढ़ते रहिए, जो मैंने बताया, आराम से पेपर निकलेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। बच्चे हमेशा ही सोचते हैं कि हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बेटा निकलेगा, बट अगर आपको राइट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तब ऐसा होगा, ठीक है। तो चलो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी काम आएगी, है ना। अगर आपको 90 दिन में एनडीए निकालना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या? आपका माइंडसेट। तो उस माइंडसेट को अच्छे से रखना। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।